Hello students, let's start the today's class with our chapter Conservation of Plants and Animals. So today we are going to start with the new chapter. Okay, so this chapter is all about plants and animals and all the ways how to conserve them. Okay, what do we mean by conservation? Conservation means protection. Okay, different ways of protection and preservation of plants and animals. How can we uh, protect the remaining plants and animals? That is the part of conservation. Okay, तो ये चैप्टर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में है कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रख सकते हैं बढ़ते हुए डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ओके, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो फॉरेस्ट एरिया है और जो जानवरों के हैबिटेट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उनको वापस से जानवरों को बचा कर रखने के लिए जानवरों का कंजर्वेशन किया जाता है। प्लांट्स को बचा कर रखने के लिए प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम उसी कंजर्वेशन की बात करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना, विलुप्त होने से बचाना। ओके, तो चलिए मैं रीड करता जाऊंगा लाइन बाय लाइन और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। ओके, We saw in class 7th that Paheli and Buju had visited the forest along with Professor Ahmad and Tibu. हमने क्लास 7th में देखा था कि पहेली और बूजू जो है वो फॉरेस्ट गए थे प्रोफेसर अहमद और तीबू के साथ। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए अपने क्लासमेट से, ठीक है। जैसे आप कहीं पर भी घूमने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, तो जब स्कूल आते हो आप तो अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों से कैसे एक्साइटमेंट से बताते हो कि मैं यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, है ना। तो वैसे ही पहेली और बूझू भी गए थे घूमने और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। बहुत ही उत्सुक थे वो। Other children in the class were also eager to share their experiences of some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। दूसरे बच्चे जो हैं वो भरतपुर सेंचुरी वगैरह घूमने गए थे, कुछ जो है काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह घूमने गए थे। तो इन सब ने आपस में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ओके, तो यहाँ पर पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि द पर्पज़ ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज़ टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिस जिस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो है वो कंजर्व की जा सके या बचाई जा सके। ओके, तो आपको पता है बढ़ते पोल्यूशन के कारण जो जो एटमॉस्फेयर है वो पल्यूट हो रहा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस आ रही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज़ होता जा रहा है हर साल, ठीक है। इसी राइजिंग को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोल्स में ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघल रहे हैं और ओशियंस में वाटर का लेवल बढ़ रहा है। ओशियंस में वाटर का लेवल बढ़ने के कारण बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ रही है। ओके, तो ये सब चीज़ों की जड़ सिर्फ एक है, क्या? इंसान की एक्टिविटीज़। इंसान जो जंगल का जंगल काट रहा है। एक आप खुद सोचिए, एक पेड़ को बढ़ने में कितने साल लग जाते हैं, बट उसको काटने में कुछ घंटे या कुछ मिनट। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ को बढ़ाने में तो कितना टाइम लगता है, लेकिन उसको काटने में तो पेड़ जो है बहुत ही तेज़ी से काटे जा रहे हैं। जंगलों को बहुत ही तेज़ी से काटा जा रहा है। जंगलों को काटने से क्या घाटा होता है, हम अगर जंगलों को काटते रहते हैं तो बहुत सारे जंगली जानवर उन जंगलों में रहते हैं।
ओके, उन जंगली जानवरों का घर ख़त्म हो जाता है, उन जंगली जानवरों का लिविंग हैबिटेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपने जंगल को काट दिया जहाँ पर वो रह रहे थे, अब वो उनका घर जो है वो वहाँ से हट गया, आपने उस घर को तोड़ दिया। ओके, तो अब आप खुद सोचिए, आपका कोई घर तोड़े तो आपको कितना ख़राब लगेगा, आप कहाँ जाएंगे। तो उसी तरह जानवरों का घर इंसान तोड़ देते हैं, जंगलों को तोड़ देते हैं, तो जानवर बेचारे कैसे सरवाइव करते होंगे, आप खुद सोच के देखिए। ओके, तो इसी का पहला टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को बहुत ही बड़े स्तर में काटना, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़ों को काटना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो चलिए मैं रीड करता हूँ। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की इस अर्थ में। ओके, हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी में प्लांट्स और एनिमल्स की करोड़ों वैरायटियाँ हैं। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इंसानों के लिए। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हमें खाना हम प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है। हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से ही। अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। ओके, तो टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा जो है इन जानवरों के लिए और जंगलों के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ही बड़े क्वांटिटी में पेड़ों को काटना, मतलब लाखों पेड़ एक साथ काट देना, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना और काटने के बाद जो ज़मीन बचे, ओके, काटने के बाद जो ज़मीन बचे उसको अपने यूज़ में लेना। ओके, या उस ज़मीन में खेती करना, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर देना, ट्रेन की पटरी बिछा देना, कोई इंडस्ट्री डाल देना, कोई फैक्ट्री डाल देना, तो ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना और उस लैंड को अपने यूज़ में ले लेना। ओके, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो इन चीज़ों के लिए मेनली काटे जाते हैं। पहला, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो ज़मीन है उसको हासिल करना खेती करने के लिए। ठीक है, मतलब हम पेड़ों को काट दिए तो जो जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे वो ज़मीन हमको मिल गई, अब उस ज़मीन में हम खेती कर सकते हैं। तो एक तो ये रीज़न होता है जंगलों को काटने का। ओके, दूसरा, घर बनाने के लिए, जिस जगह में जंगल काटा गया है वहाँ पर कोई घर या फिर कोई फैक्ट्री या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा, घर में जो फर्नीचर यूज़ होता है लकड़ी का, वो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि तीन कारण होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। तीन रीजंस की वजह से पेड़ों को काटा जाता है। पहला, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसको अपने यूज़ में लेने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है। ठीक है, अब ज़मीन को क्यों यूज़ में लिया जाता है? या घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए। ठीक है, तो मेनली ज़मीन को खेती करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? घर बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ वगैरह डालने के लिए उस जगह के पेड़ों को काट दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए। और तीसरा रीज़न क्या है? फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, जंगलों को काटा जाता है। ओके, सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरल ड्रॉट्स। कुछ नेचुरल रीज़न भी हैं डिफॉरेस्टेशन के। नेचुरल कॉजेज मतलब क्या होते हैं? जो इंसानों द्वारा
नहीं किए जाते, वो होते हैं नेचुरल कॉजेज़। जैसे ऊपर से बिजली गिरी तो जंगल में आग लग गई, अब लाखों करोड़ों हेक्टेयर का जंगल जो है वो जल गया। जैसे अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई है, सॉरी, अमेज़न के फॉरेस्ट में लगी हुई है अभी आग। ओके। और दूसरा होता है कि कई सालों तक पानी ही ना गिरे वहाँ पर, तो अपने आप उस जगह के पेड़ जो हैं वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। ओके। तो ये कुछ रीजंस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काट दिया तो उससे होगा क्या, ये हम पढ़ते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड शहर से पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैस है वो शहर से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? शहर में गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उन गाड़ियों से, उन इंडस्ट्रीज़ से, उन फैक्ट्रीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से पेड़ खाना बना पाते हैं, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वो जो शहर का जो पोल्यूशन था, यानी शहर जो कार्बन डाइऑक्साइड शहर से रिलीज़ हो रही थी, तो आसपास लगे पेड़ों ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ कर लिया। बट जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ ही नहीं होगी। ओके। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वहाँ इन्वायरमेंट में घूमती रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की, मैं आपको बता दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की एक खासियत होती है। क्या? वो आस पास से जितनी भी हीट है यानी जितनी भी गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है? गर्मी को एब्जॉर्ब करना, एटमॉस्फेयर से गर्मी को एब्जॉर्ब करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी दुनिया में बढ़ती जाएगी और गर्मी भी बढ़ती जाएगी। उस गर्मी बढ़ने के कारण जो पोल्स में ग्लेशियर है, यानी साफ़ पानी के जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। और वो ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनका पानी जाएगा समुद्र में, और समुद्र के पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो कुछ आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है। कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे और कई जगह बाढ़ वगैरह आ जाएगी। ओके। तो ये सब कंसिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। ओके। अब मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। पहेली एंड बूझू रिकॉल्ड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझू ने ये बोला, ये सोचा कि जो हमने अभी तक डिफॉरेस्टेशन के जो दुखद परिणाम हैं जो हमने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, वो हम रिकॉल करते हैं। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल बढ़ता है अर्थ में। टेम्परेचर भी बढ़ता है और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है ये देखते हैं। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो हम अगर पेड़ों की कटाई कंटिन्यूसली करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने वाले पेड़ ही नहीं रहेंगे। तो पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोल्यूशन करेगी। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ढेर सारा गर्मी को अपने पास एब्जॉर्ब करती है, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स लोवर्ड। जो अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाता है। ठीक है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर। पहेली और बूझू को पता है कि डिफॉरेस्टेशन से जो बैलेंस बना हुआ है नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज। उन्होंने प्रोफेसर अहमद से बोला, पहेली और बूझू ने प्रोफेसर अहमद से बोला कि अगर ऐसी पेड़ कटते रहे, ऐसी पेड़ को काटा जाता रहा, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन जो है सॉइल का,
मतलब मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह जाएगी, ठीक है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। ऐसा भी हो सकता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसके चांस भी बढ़ जाए, मतलब फ्लड और ड्रॉट्स बहुत तेज़ी से आ जाएं। देखिए क्या होता है, किसी भी एरिया में अगर पेड़ लगे होते हैं तो अगर बाढ़ आती है या फिर ढेर सारी बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बहती नहीं है, क्योंकि पेड़ जो हैं, पेड़ की जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत तेज़ी से पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो जो बाढ़ आएगी या फिर पानी गिरेगा तो वो मिट्टी बह नहीं पाएगी, क्योंकि उसको किसने पकड़ कर रखा है, पेड़ ने पकड़ कर रखा है, उसकी जड़ों ने पकड़ कर रखा है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कैसे मिट्टी को होल्ड किया जा पाएगा। ओके, तो जो फ्लड वगैरह आएगी तो उससे मिट्टी बह जाएगी, क्योंकि पेड़ कोई होगा नहीं उसको होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये कारण होते हैं, ये कंसिक्वेंसेस होते हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप ये ध्यान करिए कि जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किस काम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। बहुत कम पेड़ बचेंगे, मतलब बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इस्तेमाल हो पाएगा। उससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फियर है यानी जो वातावरण है, जो हवा है हमारे आसपास, उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कैसे बढ़ने लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो हीट रेज होंगी उनको ट्रैप कर लेगा। ओके, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवेपोरेट करने लगेगा, नदी तालाब सूखने लग जाएंगे। ओके, एक और कारण हो सकता है, आप पेड़ों की कटाई करेंगे तो पेड़ क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। पेड़ क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो वो पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, जड़ों से जो वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, पत्तियों तक आ जाता है। तो उस पत्ती से पानी जो है एवेपोरेट करता है हवा में, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर के फॉर्म में वो हवा में इवेपोरेट कर जाता है यानी उड़ जाता है, और वही पानी जा कर के ऊपर आसमान में जा कर के ढेर सारा पानी इकट्ठा होकर बादल बनाता है, ठीक है। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। ओके, जिससे सूखा पड़ेगा, ड्राउट्स आएंगे। ओके, डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन से एक और नुकसान होता है, क्या, मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपना कम हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। मतलब अगर आपने पेड़ लगाया है तो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। आप ध्यान करिए, क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि कैसे जो ट्रीज़ हैं यानी पेड़ हैं वो सॉइल इरोजन करते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कैसे बाढ़ आती है और पूरी मिट्टी को जो है वो बर्बाद कर देती है, ओके, बहा करके ले जाती है, ठीक है। तो अगर पेड़ होंगे तो उस मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ों की जड़ जो है वो लगी हुई रहेगी, ओके। बट अगर पेड़ ही नहीं होंगे, पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन, मिट्टी को रोक कर कौन रखेगा, मिट्टी को थामेगा कौन। ओके, तो फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। कम ट्रीज होते जाएंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ता जाएगा।
रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। जो टॉप लेयर है सॉइल का वो अगर रिमूव हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगर पेड़ वगैरह नहीं है, ओके, पेड़ वगैरह कट गए हैं किसी एरिया के, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी बरसात होने पर या बाढ़ आने पर वो मिट्टी हट जाएगी। टॉप लेयर जो रिच थी मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, वो वहाँ से हट जाएगी। ओके, तो टॉप लेयर एक बार हट गई तो उससे क्या घाटा होगा कि जो मिट्टी है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो कुल मिलाकर अगर पेड़ नहीं होंगे तो उस एरिया की जो मिट्टी है वो ढीली हो होकर हवा से उड़ जाएगी, या फिर बरसात होगी तो बरसात से यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो वो जो एरिया है वो बंजर हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को, यानी किसी भी एरिया से टॉप सॉइल के हट जाने को और उस एरिया के बंजर हो जाने को बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब अच्छा खासा जो उपजाऊ ज़मीन थी जिस पे पेड़ लगे हुए थे, हमने पेड़ों को काटा, बारिश हुई, बारिश से वहाँ की जो मिट्टी है वो बह गई क्योंकि पेड़ थे नहीं। ओके, पेड़ नहीं थे तो वो मिट्टी बह गई और धीरे धीरे बहुत लगभग 50-100 सालों में वो जो एरिया है वहाँ की मिट्टी बहती गई और वो ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो गई, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। मतलब अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन का 100, 150, 200 सालों में डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिज़र्टिफिकेशन से क्या होता है, जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें पानी को रोकने की जो कैपेसिटी होती है, पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को खुद के अंदर बांध के रखने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। तो जो पानी का मूवमेंट है कहाँ से कहाँ, सॉइल सरफेस यानी मिट्टी की सरफेस से ग्राउंड तक, ठीक है, पानी का मूवमेंट मिट्टी की सरफेस से ग्राउंड तक, जिसको इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, तो वो कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी मिट्टी होती है उसमें पानी आप डालते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सोख लेती है पानी को, वो जो सोखने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, सो देयर आर फ्लड्स, इसीलिए इसीलिए बाढ़ आती, ठीक है, फ्लड्स आते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब उस सॉइल में कितने अच्छे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, सॉइल का टेक्सचर मतलब कैसी दिख रही है सॉइल, ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉइल में कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक बार अगर कोई सॉइल बंजर हो जाए तो उसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी मे गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने ये पढ़ा है कि हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जंगलों से जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। इन प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए। ओके, जब जब भी उन प्रोडक्ट्स की कमी होती है, मतलब जैसे हमें पेड़ों को काटने से, पेड़ों से क्या बनता है, पेपर बनता है। ओके, तो पेड़ों से और क्या बनता है, फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी बनती है। तो जब फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी, पेपर, ये सब की कमी पड़ने लगेगी तो हम और ज़्यादा फॉरेस्ट को काटेंगे, जो कि एक ख़राब बात है। ओके, अब चलिए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर ऐसा स्फीयर है जिसमें तीनों स्फीयर आ जाते हैं। कौन कौन से स्फीयर आ जाता है, बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। ठीक है, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब जगह, तो ऐसी जगह जहाँ पर जीवन पॉसिबल हो सके। तो बायोस्फीयर में तीनों स्फीयर आ जाते हैं। कौन कौन से स्फीयर, एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर तो हो गया क्या, हमारा लैंड, लैंड यानी ज़मीन। ओके,
जहाँ पर हम रहते हैं, तो जो ज़मीन, जिस ज़मीन में हम लोग रहते हैं, जिस ज़मीन में प्लांट्स और एनिमल्स सब रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वो कहलाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, मतलब अर्थ की पूरी ज़मीन जो है वो लिथोस्फीयर कहलाएगी। ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर, पानी ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, तो जो वाटर है जहाँ जहाँ पर भी, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो रिवर्स हो, तो सब जगह के वाटर को बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और तीसरा है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब हवा में प्रेजेंट जो हवा होती है, जो हमारे आसपास जो हवा है, उसको एटमॉस्फियर बोलते हैं। ओके, इसी हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ओके, ढेर सारी गैसेस हैं। ओके, तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। बायोस्फीयर ऐसा हिस्सा है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ढेर सारे ऐसे जानवर आ जाते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। ओके, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है, जैसे कुत्ते का बिल्ली के साथ, कुत्ते का गाय के साथ। ठीक है, तो ये आपस में कैसा रिलेशनशिप है वो सब भी देखा जाता है। और उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, मतलब जब सूरज निकलता है तो क्या वो आराम करते रहते हैं, जैसे शेर सूरज निकलने पर आराम करते रहते हैं, या फिर वो शिकार करते हैं, या फिर वो खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं किस पे, रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट पे। ठीक है, मतलब कैसे किसी भी लिविंग थिंग का रिलेशनशिप है उसके एनवायरनमेंट से। ओके, तो बायोस्फीयर कुल मिलाकर क्या होता है, ऐसा स्फीयर यानी ऐसा गोला। गोला क्या है, हमारा अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, स्फीयर है। तो ऐसा स्फीयर जहाँ पर जीवन पॉसिबल हो या लाइफ पॉसिबल हो, वो कहलाता है बायोस्फीयर। तो लाइफ पॉसिबल इस बायोस्फीयर की वजह से ही होती है। बायोस्फीयर में तीन चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी, लिथोस्फीयर यानी लैंड जिसमें हम खड़े हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी जो हम पीते हैं, और एटमॉस्फीयर यानी हवा जो हम सांस लेते हैं। ओके, तो इन तीनों के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं। प्रोफेसर अहमद organizes a visit to a biosphere reserve for पहेली, बूजू एंड देयर क्लासमेट्स। प्रोफेसर अहमद एक बायोस्फीयर घुमाने ले जाते हैं पहेली, बूजू और उनके क्लासमेट्स को। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट इतना जान लीजिए ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है। ओके, तो एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे एमपी में, पचमढ़ी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को संरक्षित यानी कंजर्व किया जाता है। ओके, ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसने एक जगह चुनी जिसका नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स। उसको पता था कि यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो कुछ उसी तरह के हैं जिस तरह हिमालयास की ऊंची चोटियों में जानवर पाए जाते हैं, यानी ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ओके, हिमालयन पीक्स। ओके, प्रोफेसर अहमद believes that the biodiversity found here is unique। प्रोफेसर अहमद ये बोलते हैं कि पचमढ़ी में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जानवरों की तादाद मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक मतलब आसपास के किसी एरिया में इतने जानवर नहीं रहते। ओके, ही रिक्वेस्ट माधवी, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve। जो अहमद सर हैं उन्होंने माधवी को ये बोला कि आप बच्चों को लेकर जाइए कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि इस तरह के जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट के एरियाज़ हैं वो प्रिजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, उनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ये हमारी धरोहर है कि हम इसका ख्याल रखें। ओके, तो गाइज़
दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे चैप्टर की हेडलाइन का मतलब क्या है, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मतलब ये होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचा कर रखें, क्योंकि जिस तेज़ी से जंगलों को काटा जा रहा है, तो प्लांट्स तो ख़त्म हो ही रहे हैं, साथ में एनिमल्स के रहने का घर भी ख़त्म हो रहा है। उनके रहने का घर ख़त्म हो जाएगा तो वो भी धीरे से ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो इनको कैसे कंजर्व किया जाता है ये हमने पढ़ा। डिफॉरेस्टेशन देखा क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का बहुत ही बड़ी तादाद में काटना, ताकि वो जो जगह है जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं उस जगह का यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओके, इंसानों द्वारा। फिर हमने कंसिक्वेंसेस भी देखे थे डिफॉरेस्टेशन की, कि कैसे डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। ओके, सो गाइज ये हमने अभी तक पढ़ा। सो आप प्लीज़, जहाँ तक मैंने 2 पेज पढ़ाए हैं वहाँ तक आप 2 से 3 बार रीडिंग कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।